नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 24 नवंबर 2021 और स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। आज 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। कौन कौन से? सबसे पहला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे आज लाइव मिंट का, इनफॉर्मल सेक्टर से संबंधित। दूसरे नंबर पे इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, चाइना के द्वारा जो फॉरेन मिलिट्री बेसिस इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं उस इशू से संबंधित। तीसरा ये 4 धाम प्रोजेक्ट से संबंधित आर्टिकल है। राइटर कहते हैं ये हिमालयन ब्लंडर है, इससे उत्तराखंड की जो इकोलॉजी है वो नष्ट हो जाएगी। यहाँ पे ये जो आर्टिकल है, ये देखो, इसमें एक ही बात है, मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ क्या बात है। इंटरनेशनल लॉ कमीशन में ना हाल ही में बिमल पटेल को सरकार ने नॉमिनेट किया। तो राइटर कहते हैं ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ के प्रोफेसर हैं बिमल पटेल, जो कि अब इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे इंडियन लॉ कमीशन में। हाल ही में सरकार ने बिमल पटेल को नॉमिनेट किया यूएन के इंटरनेशनल लॉ कमीशन में, ये अब इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। राइटर कहते हैं पहली बार है कि इंटरनेशनल लॉ का कोई प्रोफेसर इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा इंटरनेशनल लॉ कमीशन में, ये अच्छी चीज़ है। लेकिन देखो, इससे पहले जो ये इंटरनेशनल बॉडीज़ है ना लॉ से संबंधित, इसमें ना सरकार किसको नॉमिनेट करती है? या तो देखो उसको नॉमिनेट कर देती है जिसने एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री में लॉ एंड ट्रीटी डिवीजन में काम किया हो, मतलब कोई ब्यूरोक्रेट वगैरह हो, सिविल सर्वेंट रिटायर्ड हो, उसको सरकार नॉमिनेट कर देती थी। उनको इंटरनेशनल लॉ का इतना पता नहीं होता था। एग्जाम्पल देते हैं बहुत सारे राइटर, मतलब कि इंटरनेशनल जो जुडिशियल बॉडीज़ हैं, जैसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसमें अभी तक नागेंद्र सिंह, BN राव, RS पाठक और दलवीर भंडारी ने काम किया है। सबकी प्रोफाइल डिस्कस की जाती है कि जैसे नरेंद्र सिंह और राव ये तो इंडियन सिविल सर्विसेज से संबंध रखते थे। पाठक ये 18वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, लेकिन इंटरनेशनल लॉ की दुनिया में ये अनफेमिलियर नेम थे। मिस्टर भंडारी के बारे में कहते हैं राइटर ये ऑनरेबल जज तो हैं, लेकिन इंटरनेशनल लॉ के बारे में इनका कंट्रीब्यूशन किसी को पता नहीं है। मतलब राइटर और भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स देते हैं, जैसे WTO की जो एपिलेट बॉडी है उसमें इंडिया की जो रिप्रेजेंटेशन है उज्जवल सिंह भाटिया और AV गणेशन, ये दोनों जर्नलिस्ट ब्यूरोक्रेट रहे हैं, इनका इंटरनेशनल लॉ में कोई तजुर्बा नहीं था। उसी प्रकार से इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर लॉ ऑफ सी में PC राव और नीरू चड्डा, ये भी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री की लॉ एंड ट्रीटी डिवीजन में काम करती थी। इनका भी इंटरनेशनल लॉ से संबंधित कोई तजुर्बा नहीं रहा है। तो मतलब ये सारे एग्जाम्पल्स देकर राइटर साबित करना चाहते हैं पास्ट में इंडिया बाकी देशों की तरह इंटरनेशनल लॉ के एक्सपर्ट्स को नहीं नॉमिनेट करता था इंटरनेशनल बॉडीज़ में, सिर्फ जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स थे ज़्यादातर उन्हीं को नॉमिनेट कर देता था। जबकि देखो, होना ये चाहिए एक ना इंडिपेंडेंट सर्च कम सिलेक्शन कमेटी हो, जो कि मेरिटोरियस कैंडिडेट्स की एप्लीकेशन से इनवाइट करे, देखे कि किस कैंडिडेट की कितनी एक्सपर्टीज़ है इंटरनेशनल लॉ में, क्या रेपुटेशन है, उसके आधार पर इंडिया इन इंटरनेशनल बॉडीज़ में अपने कैंडिडेट्स को नॉमिनेट करे। क्योंकि देखो, एक्सपर्ट इंडिया की तरफ से जाएंगे, अच्छा टैलेंट जाएगा, तो वो इंडिया के इंटरेस्ट को बेहतर ढंग से प्रोटेक्ट कर सकेगा। तो इंडिया को ये जो इंटरनेशनल लॉ बॉडीज़ है ना, इनको रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स का अड्डा नहीं बनाना चाहिए, बेस्ट टैलेंट को वहाँ पे भेजना चाहिए। यही राइटर का मेन पॉइंट है। कोट आज का आइंस्टाइन का है, इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज। एजुकेशन से संबंधित ऐसे या एथिक्स में कुछ लिखना होना, तब ये कोट आप इस्तेमाल कर सकते हो आइंस्टाइन का। देखो, ये बात जब आइंस्टाइन ने बोली थी तब से ज़्यादा आज बल्कि बिल्कुल प्रैक्टिकल लगती है। ये बात मैं आपको बार बार बोलता हूँ, नॉलेज की आज के समय में वैल्यू नहीं है। किस पर्सन को कितना याद है ये फ़र्क नहीं पड़ता है। आज के समय में देखो, इंटरनेट है, एक क्लिक करने पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। किसी भी घटना के बारे में इतिहास आपको मिल जाता है, इंटरनेट पर सब कुछ मिल जाता है। तो नॉलेज की आज के समय में उतनी वैल्यू नहीं है जितना कि इमेजिनेशन, कोई बंदा कितना इमेजिन कर सकता है, कितना वो बंदा इनोवेटिव है, कितना वो अपनी नॉलेज का इस्तेमाल कर सकता है, ये सब चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इनफॉर्मल वर्कर्स से संबंधित है। आप GS पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले आप मतलब बताइए, इनफॉर्मल वर्कर्स कौन से वर्कर्स होते हैं? देखो, इनफॉर्मल वर्कर्स वो वर्कर्स होते हैं जो सरकार को टैक्स नहीं पे करते, सरकार उनको डायरेक्टली मॉनिटर नहीं करती, और उनको किसी प्रकार के जो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स हैं वो नहीं मिलते। जैसे आप किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हो, बड़ी MNC में, या फिर आप सरकार के लिए काम करते हो, तो आपका प्रोविडेंट फंड कटता है,
आपको हेल्थ इंश्योरेंस का कवर भी मिलता है, बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन से जिसके लिए आप काम कर रहे हो। लेकिन जो ये इनफॉर्मल वर्कर्स होते हैं, इनको इस प्रकार का कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट नहीं मिलता। अब आर्टिकल में कहा यह जाता है, हमारे देश में डिमोनेटाइजेशन आया, जीएसटी आया, उसके बाद कोविड-19 की महामारी आई और लॉकडाउन लगा। सबसे बड़ी जो मार पड़ी वो इन्हीं इनफॉर्मल वर्कर्स पे पड़ी, इनकी बहुत सारी जॉब छिन गई। इनफॉर्मल सेक्टर देखो हमारे देश की इकोनॉमी में काफ़ी कंट्रीब्यूट करता है और लार्जेस्ट जॉब प्रोवाइडर है। फॉर्मल सेक्टर में तो कम जॉब्स हैं, इनफॉर्मल सेक्टर में मैक्सिमम जॉब्स हैं हमारे देश में। लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर देखो काफ़ी सारे इश्यूज से जूझ रहा है। उन इश्यूज़ की हम बात करते हैं एक एक करके। एक तो हमने बात की ही कि डिमोनेटाइजेशन आया, जीएसटी आया, उसके बाद कोविड-19 की महामारी के दौरान लॉकडाउन लगा, तो सबसे बड़ी जो मार पड़ी वो इनफॉर्मल वर्कर्स पे पड़ी। बहुत सारे जो इनफॉर्मल वर्कर्स हैं वो प्लान कर गए अपने घरों की ओर। कितना बड़ा माइग्रेशन क्राइसिस देखने को मिला हम सब ने देखा, हमने काफ़ी सारे आर्टिकल्स भी डिस्कस किए। इसके बाद नेक्स्ट है डिक्लाइन इन द वेजेस ऑफ नॉन एग्रीकल्चर वर्कर्स। एक लेबर ब्यूरो का डेटा है 2 अगस्त 2021 के लिए। इस डेटा से पता लगता है जो नॉन एग्रीकल्चर वर्कर्स हैं ना, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम नहीं करते, पिछले 2 सालों में उनके जो वेजेस हैं ना 1.6% पर एनम की रेट से कम हुए हैं, बढ़ने के बजाय। जबकि एग्रीकल्चर वर्कर्स के जो वेजेस हैं ना वो 0.4% रेट के हिसाब से कम हुए हैं। तो एक बड़ी बात है। फॉर्मल सेक्टर में सैलरीज इंक्रीज होती हैं, इनफॉर्मल सेक्टर्स में जो सैलरी है वो कम हो रही है। क्यों? क्योंकि देखो इतने सारे लोगों ने अपनी जॉब खो दी, तो जॉब मांगने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है लेकिन सप्लाई कम है, जॉब्स कम हैं। तो फिर इसलिए कम वेजेस पर भी वर्कर्स जो हैं वो जॉब करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है, इनफॉर्मल सेक्टर का देश की इकोनॉमी में जो कंट्रीब्यूशन है ना वो भी श्रिंक हो रहा है। अब आपको देखो एक पल के लिए तो ये लगा होगा अच्छा ही तो है ना, अगर इनफॉर्मल सेक्टर में वर्कर्स की संख्या कम हो रही है तो इससे ज़्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है। देखो आप ध्यान से इस पॉइंट को समझिए, इनफॉर्मल सेक्टर का देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन कम हुआ है। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि इनफॉर्मल सेक्टर में बहुत सारे लोगों ने जॉब लॉस कर दिया पिछले कुछ सालों में, और फॉर्मल सेक्टर जो है वहाँ पे प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, वहाँ पे एक्टिविटीज़ इंक्रीज हो रही हैं। इसका मतलब ये देश की इकोनॉमी में फॉर्मल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि इनफॉर्मल सेक्टर से वर्कर अब फॉर्मल सेक्टर में जा रही हैं। दोनों बातों में डिफरेंस है। फॉर्मल सेक्टर का देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन इंक्रीज होना ये अलग चीज़ है, और इनफॉर्मल सेक्टर से फॉर्मल सेक्टर में वर्कर्स का जाना ये अलग चीज़ है। तो ये पॉइंट है, इनफॉर्मल सेक्टर का देश की इकोनॉमी में जो कंट्रीब्यूशन है वो कम हो रहा है। कुछ और इश्यूज की बात करते हैं। नेक्स्ट इश्यू ये है, देखो सरकार के पास रियल टाइम इकोनॉमिक इंडिकेटर्स नहीं हैं इनफॉर्मल सेक्टर को मॉनिटर करने के लिए। जो बात हमने इनफॉर्मल वर्कर की डेफिनेशन में ही डिस्कस की कि सरकार के पास प्रॉपर डेटा नहीं होता, सरकार इनको डायरेक्टली मॉनिटर नहीं करती, लेकिन करना चाहिए ना। आइडियल सिचुएशन तो यही है ना कि सरकार इनफॉर्मल वर्कर्स के उत्थान के लिए भी काम करें, इनका वेजेस इंक्रीज हो, ये जो भी चैलेंजेस फेस करते हैं वो भी सरकार एड्रेस करे। आइडियली तो ये होना चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट 50% इनफॉर्मल वर्कर्स देश की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं, और हमारे देश के टोटल जितने वर्कर्स हैं ना 80% तो इनफॉर्मल सेक्टर में ही काम करते हैं। जवाब में सरकार कहती है हम ई श्रम पोर्टल लेके आए हैं, यहाँ पे बहुत सारे वर्कर्स ने अपने आप को रजिस्टर करवाया है जो कि इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं। इसके जवाब में राइटर ये कहते हैं सिर्फ देखो ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हो जाना ये निशानी नहीं है कि अब फॉर्मलाइजेशन ज़्यादा हो गया है उन वर्कर्स का, अब वो फॉर्मल सेक्टर में एंटर कर गए हैं। नहीं, जब तक देखो उनको फॉर्मल सेक्टर जैसे बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, जैसे कि सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, फॉर एग्जांपल उनका पीएफ कटे, बाद में उनको पैसा मिले, पेंशन संबंधित लाभ मिले, उनको इंश्योरेंस संबंधित लाभ मिले, जब तक ये सारे बेनिफिट्स इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने वाले वर्कर्स को नहीं मिलेंगे तब तक ये काउंट नहीं होगा कि अब उनका जो काम है वो फॉर्मलाइज हो चुका है। सिर्फ रजिस्ट्रेशन से काम नहीं चलेगा कि हाँ ई श्रम पोर्टल पे वर्कर रजिस्टर हो गए तो उनका फॉर्मलाइजेशन हो गया। नहीं, सिर्फ डिजिटलाइजेशन से फॉर्मलाइजेशन नहीं होता है। जो बेनिफिट्स मिलने चाहिए वो बेनिफिट्स जरूर मिलने चाहिए।
इसके लिए राइटर एग्जाम्पल भी देते हैं। देखो, ई श्रम पोर्टल पर जो वर्कर्स रजिस्टर्ड है ना, 92% वर्कर्स तो ऐसे हैं जिनका जो मंथली सैलरी है ना वो 10,000 से भी कम है। 10,000, ये तो देखो अनस्किल्ड मैनुअल वर्कर के लिए जो मिनिमम वेजेस होने चाहिए ना, 10,000 तो उससे भी कम है। तो कैसे आप कह सकते हो कि वो अब फॉर्मलाइज हो चुके हैं? एक इशू जिस पे डिबेट होती है ना, क्या वर्कर्स को फॉर्मलाइज करना जरूरी है? तो इसके जवाब में कुछ एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं, देखो आप उनकी मटेरियल कंडीशंस में इंप्रूवमेंट कर दो। बेशक सरकार उनको डायरेक्टली मॉनिटर ना करें, बेशक जो टैक्स हैं वो पे ना करें, हालांकि सरकार तो चाहेगी हर कोई टैक्स पे करे, लेकिन मेन बात ये है फॉर्मलाइजेशन या फिर इनफॉर्मलाइजेशन, ये तो एक नाम की डिबेट है। मेन बात ये है कि इनफॉर्मल जो वर्कर्स हैं ना, उनकी मटेरियल कंडीशंस में इंप्रूवमेंट होना चाहिए। डायरेक्ट सरकार उनको मॉनिटर करे या फिर ना करे, मटेरियल कंडीशंस में इंप्रूवमेंट, जैसे उनको वेजेस मिले, उनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिले, जैसे इंश्योरेंस, पेंशन संबंधित लाभ, ये मेन इशू है। अब लास्ट में वे फॉरवर्ड की बात आती है। वे फॉरवर्ड में देखो सबसे पहला पॉइंट तो यही है, हमारे देश में जो पॉलिसी मेकर्स हैं, चाहे सरकार हो या फिर जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स या फिर विधायक हैं, यानी लेजिस्लेचर का पार्ट है, उनको इनफॉर्मल सेक्टर की इंपॉर्टेंस समझनी होगी। इनफॉर्मल सेक्टर की इंपॉर्टेंस सिर्फ इसलिए नहीं कि वो हमारे देश में मेजॉरिटी वर्कर्स को जॉब प्रोवाइड करता है, हमारे देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन भी तो है ना इनफॉर्मल सेक्टर का। तो सरकार सबसे पहले तो, या फिर जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं, सबसे पहले तो इनफॉर्मल सेक्टर को अच्छे से डिफाइन करें। अभी जो हमने डेफिनेशन डिस्कस की ना कि वो टैक्स नहीं पे करते, सरकार उनको मॉनिटर नहीं करती, ये तो वैसी डेफिनेशन है, मतलब सरकार की डेफिनेशन थोड़ी ना है, ये तो इकोनॉमिस्ट ने डेफिनेशन बना के छोड़ दी। तो सरकार सबसे पहले तो इनफॉर्मल सेक्टर को डिफाइन करे, एक लेबर लेजिस्लेशन आना चाहिए उनकी एम्प्लॉयमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब जैसे जो लोग इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, उनके लिए ऐसी चीज़ें थोड़ी ना होती हैं कि 30 दिन का नोटिस पीरियड आपको देना ज़रूरी है। उनको तो मालिक चाहे तो बस 1 मिनट के नोटिस पे हटा दे कि चला जाओ भाई, आपसे काम नहीं करवाना। तो उनकी जॉब को प्रोटेक्ट करने के लिए भी कानून होना चाहिए। सरकार ये भी इंश्योर करे कि जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं उनको एडिक्वेट वेजेस मिले जितने कि फॉर्मल सेक्टर में मिलते हैं। और कोई ना कोई इंस्टीट्यूशन या फिर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जरूर होना चाहिए इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने वाले वर्कर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट ये है, सरकार फोर्स्ड और नेचुरल फॉर्मलाइजेशन में डिफरेंस क्रिएट करे। जैसे देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ये समझने के लिए है। सरकार ना कई बार कंडीशंस लगा देती है कि आपका इतना टर्नओवर है या फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में इतने एम्प्लॉइज काम करते हैं तो आपको टीडीएस काटना जरूरी है, टैक्स पे करना जरूरी है, मतलब वो सारे काम करने जरूरी हैं जो फॉर्मल सेक्टर में होते हैं। सरकार ये कंडीशंस लगा देती है। तो ना बहुत बार छोटी छोटी जो फर्म्स होती हैं ना, वो जानबूझ के अवॉइड करती हैं फॉर्मल सेक्टर में आने के लिए। वो सोचती हैं कि अगर देखो फॉर्मल सेक्टर में आएंगे तो हमें ये सब काम करने पड़ेंगे, हमारा जो बर्डन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो सरकार ना कुछ इंसेंटिव दे। एक छोटी फर्म आज के समय में अगर इनफॉर्मल सेक्टर में आती है, कल को वो फॉर्मल सेक्टर में आती है तो उसको कई सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। ये सरकार कुछ प्रोविजन करे ताकि छोटे छोटे जो फर्म्स है ना, जो इनफॉर्मल सेक्टर की है, उनकी खुद की इच्छा हो, उनकी विल पावर हो कि हमें फॉर्मल सेक्टर में एंटर करना है ताकि हमें ये बेनिफिट्स मिलेंगे। सरकार तो फोर्स्ड फॉर्मलाइजेशन करवाना चाहती है जिससे छोटी फर्म्स को फायदा नहीं होता, इसलिए वो अवॉइड करते हैं, वो कुछ ना कुछ लूप होल ढूंढ लेते हैं कि ना हमें फॉर्मल सेक्टर में नहीं जाना है। तो सरकार जब तक इंसेंटिव नहीं देगी, जब तक कोई अच्छे प्रोविजंस नहीं करेगी फॉर्मल सेक्टर के लिए, तब तक वो छोटी फर्म्स जाना नहीं चाहेंगी फॉर्मल सेक्टर में। लास्ट में कंक्लूजन में इस पूरे आर्टिकल को समराइज किया जाता है, जो कि देखो इनफॉर्मल सेक्टर हमारे देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है काफ़ी ज़्यादा और मेजॉरिटी ऑफ वर्कर्स को जॉब भी प्रोवाइड करता है। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार स्टेप्स उठाए इनफॉर्मल वर्कर्स की वर्किंग कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए, उनको अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दिलवाने के लिए, उनके वेजेस इंक्रीज करवाने के लिए और एक अच्छा सा डेटाबेस भी सरकार मेंटेन करे। तो ये पूरा इशू हमने इनफॉर्मल सेक्टर के वर्कर्स से संबंधित डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल सी राजा मोहन का चाइना के फॉरेन मिलिट्री बेसिस से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेक्स्ट है? देखो यूएई में चाइना अपना एक मिलिट्री बेस इस्टेब्लिश करना चाहता था। यहाँ पर देखो चोरी छुपे आबू धाबी पोर्ट पर चाइना अपनी एक मिलिट्री फैसिलिटी डेवलप कर रहा था, लेकिन
यूएसए ने यूएई को प्रेशराइज किया कि भैया तुम क्या कर रहे हो, अबू धाबी पोर्ट पे चाइना चोरी छुपे मिलिट्री फैसिलिटी डेवलप कर रहा है, आप रोको, क्योंकि आप तो हमारे एलाय कंट्री हो ना, मतलब आप हमारे मित्र देश हो। तो यूएई ने चाइना को मना कर दिया, भाई अपनी दुकान जो है आप यहाँ से बंद कर दो और चले जाओ। तो आर्टिकल में कहा जाता है, देखो यूएई के ऊपर तो प्रेशर डाल दिया यूएस ने, लेकिन कंबोडिया के ऊपर प्रेशर नहीं डाल सका। चाइना अब वर्ल्ड में 2 जगह पे अपने जो मिलिट्री बेस हैं इस्टाब्लिश कर चुका है। चाइना ने अपना फर्स्ट फॉरेन मिलिट्री बेस इस्टाब्लिश किया जिबूती में और दूसरा कंबोडिया में। ये लोकेशन है जिबूती की, काफ़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। और दूसरा मिलिट्री बेस कंबोडिया में, साउथ ईस्ट एशिया का एक कंट्री कंबोडिया, जो मतलब चाइना के ग्रुप का माना जाता है। हमेशा से कंबोडिया के जो रिश्ते हैं वो चाइना के साथ ठीक ठाक रहे हैं। ये सारे एग्जाम्पल्स एक चीज़ ये शो करते हैं कि चाइना जो है अब ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन मिलिट्री बेस इस्टाब्लिश करना चाहता है। इंडियन ओशन में भी आज नहीं तो कल चाइना अपनी परमानेंट नेवल प्रेजेंस इस्टाब्लिश कर ही लेगा। कहाँ पे कर सकता है? पोटेंशियल कंट्रीज़ हैं म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका। इसके अलावा वेस्ट की बात करें, इंडिया के वेस्ट में नामीबिया, सेशल्स, तंजानिया, यूएई, ये पोटेंशियल कंट्रीज़ हैं जहाँ पे चाइना अपनी परमानेंट नेवल प्रेजेंस इस्टाब्लिश कर सकता है। और ऑफ कोर्स पाकिस्तान को आप कैसे भूल सकते हो, पाकिस्तान तो चाइना का इतना घनिष्ठ मित्र है। दोनों देश मिलके बोलते हैं हमारी जो दोस्ती है वो शहद से मीठी है, माउंट एवरेस्ट से ऊंची है, पैसिफिक से ज़्यादा गहरी है। तो पाकिस्तान तो अपनी ही कैटेगरी का देश है जो कि चाइना के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इंडियन ओशन में अपनी नेवल पावर को प्रोजेक्ट करने के लिए। देखो एक वो भी समय था जब 20वीं सेंचुरी में चाइना जो है वो यूएस की खिलाफत किया करता था कि देखो यूएस एशिया में अपने मिलिट्री बेसिस इस्टाब्लिश कर रहा है, ये गलत है, इससे युद्ध छिड़ेगा, यूएस जो है वो एग्रेसर कंट्री है। तो जिस चीज़ का विरोध चाइना 20वीं शताब्दी के सेकेंड हाफ में किया करता था वही चीज़ आज के समय में चाइना खुद कर रहा है। वैसे देखो विरोध तो इंडिया भी करता था कि हाँ, इंडिया भी आज़ादी के बाद से ही यूएसए के जो एशिया में मिलिट्री बेसिस है ना उनका विरोध करता आया है। लेकिन इंडिया और चाइना के विरोध में ना काफ़ी फ़र्क है। इंडिया का जो विरोध है ना वो आइडियोलॉजिकल है कि किसी भी देश के फॉरेन बेस नहीं होने चाहिए, लेकिन चाइना का जो विरोध था ना वो कंटेक्चुअल था। कंटेक्चुअल इसलिए था जब तक चाइना के यूएसएसआर के साथ रिश्ते अच्छे थे ना तब तो चाइना विरोध करता था कि यूएस के मिलिट्री बेस नहीं होने चाहिए। लेकिन 1970s में जब चाइना के यूएसए के साथ रिश्ते अच्छे हो गए और यूएसएसआर के साथ खराब हो गए ना तब जाके चाइना बोलने लगा कि ठीक है, चाइना को लगने लगा अगर यूएसए के बेस होते हैं एशिया में तो वो यूएसएसआर का ही सामना करेंगे ना, हमें नुकसान नहीं करेंगे। तो फिर चाइना ने यूएस के बेसिस का विरोध करना थोड़ा कम कर दिया। अब चाइना यूएसए की ही रणनीति पर चल रहा है। यूएसए की रणनीति पर इसलिए चल रहा है क्योंकि चाइना अब वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गया है, बड़ी मिलिट्री पावर है चाइना, जो यूएस को रिप्लेस करके सुपर पावर बनना चाहता है वर्ल्ड में। तो चाइना को लगता है कि हमारे जो इंटरेस्ट हैं वो सिर्फ अब चाइना में नहीं है, चाइना के बाहर भी हैं। देखो ये ना एक बड़ी डिबेट चली थी चाइना में कि क्या अब चाइना को थोड़ा बाहर निकल के देखना चाहिए, क्योंकि चाइना बहुत सारा एक्सपोर्ट कर रहा था और चाइना का जो एक्सपोर्ट है वो चाइना की इकोनॉमी में काफ़ी कंट्रीब्यूट करता था। तो चाइना के सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट में शुरू में एक डिबेट चली, शुरू में मतलब 2000 के बाद शुरुआती सालों में चाइना में डिबेट चली, क्योंकि हम इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, दूसरे देशों में जो स्टेबिलिटी है उससे भी हमारे इंटरेस्ट प्रभावित होते हैं। तो क्या हमें इस बात को रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि चाइना के जो इंटरेस्ट हैं वो चाइना तक सीमित नहीं है, चाइना के बाहर भी इन्वॉल्व हैं। तो इस बात पे सहमति बन गई धीरे धीरे चाइना के सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट में कि चाइना के बॉर्डर के बाहर भी चाइना के इंटरेस्ट जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद फिर ये डिबेट चली कि क्या अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, मतलब चाइना के बॉर्डर के बाहर जो चाइना के इंटरेस्ट हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या चाइना को मिलिट्री बेस इस्टेब्लिश करने चाहिए या फिर नहीं करने चाहिए। तो ये डिबेट भी सेटल डाउन हो गई। चाइना के जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन्होंने डिसाइड किया कि हाँ, चाइना के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए चाइना को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन मिलिट्री बेस इस्टेब्लिश करने चाहिए। उसी दिशा में चाइना ने
अब 2 जगह पे अपने मिलिट्री बेस इस्टेब्लिश कर लिए हैं, जिबूती में, कंबोडिया में। यूएई में वो करना चाहते थे चोरी छुपे, लेकिन कर नहीं पाए। यूएसए के प्रेशर के चलते यूएई ने उनको मना कर दिया। देखो चाइना ना बहुत चालाक है इस चीज़ को लेके। चाइना को ये चीज़ पता है, मिलिट्री बेस टर्म अगर इस्तेमाल किया जाए तो फिर ना उस देश में जो नेशनल सेंटिमेंट्स है ना वो हर्ट हो जाते हैं। जैसे अगर मान लो चाइना ने कहीं पर मिलिट्री बेस इस्टेब्लिश किया, श्रीलंका में मान लीजिए, तो श्रीलंका की कुछ पार्टीज विरोध करेंगे कि देखो आपने चाइना के आप गुलाम बनते जा रहे हो, चाइना की आर्मी को आपने यहाँ पे आने दिया। तो चाइना की जो पब्लिक लिबरेशन आर्मी है ना वो मिलिट्री बेस्ड टर्म नहीं इस्तेमाल करती, वो टर्म इस्तेमाल करती है ड्यूल यूज फैसिलिटी। इस टर्म से अगर मिलिट्री फैसिलिटी डेवलप की जाती है ना तो उस देश में नाराजगी थोड़ी कम फैलती है। चाइना ये बोल देता है कि हम सिविलियन यूज के लिए फैसिलिटी डेवलप कर रहे हैं, बट वो फैसिलिटी ऐसी डेवलप करते हैं जानबूझ के। जैसे श्रीलंका में उन्होंने जो पोर्ट बनाया है ना, कोलंबो पोर्ट, वहां पे हम्बनतोटा पोर्ट, वहां पे फैसिलिटी वो ऐसी डेवलप करते हैं, बोलते सिविलियन यूज की फैसिलिटी है, लेकिन असल में है फैसिलिटी इस प्रकार की, आज नहीं तो कल चाइना की जो नेवी है उस फैसिलिटी को यूज कर सके। जानबूझ के वो बोलते इसलिए हैं सिविलियन यूज के लिए फैसिलिटी हमने डेवलप की है या फिर ड्यूल यूज फैसिलिटी डेवलप की है, ताकि उस देश में नाराजगी ना फैले कि आपने दूसरे देश को हमारे देश में आने दिया और वो मिलिट्री बेस आपने इस्टेब्लिश करने दिया चाइना को। इस बात को लेकर नाराजगी ना फैले, इसलिए वो इस प्रकार की टर्म्स इस्तेमाल करते हैं, सिविलियन फैसिलिटी या फिर ड्यूल यूज फैसिलिटी। लेकिन आज नहीं तो कल चाइना की नेवी उस फैसिलिटी को इस्तेमाल कर सके, ऐसा उन्होंने स्ट्रक्चर डेवलप किया है। अब इसके बाद आर्टिकल में ये कहा जाता है, देखो इंडिया भी इस बात को समझता है कि अगर इंडियन ओशन में चाइना की परमानेंट प्रेजेंस इस्टेब्लिश हो गई तो पूरी तरह से जो इंडियन ओशन में पावर डायनामिक्स हैं वो गड़बड़ा जाएंगे। ये चीज़ इंडिया के अगेंस्ट जाती हैं। इसलिए इंडिया भी अपने जो लाइक माइंडेड कंट्रीज़ हैं ना, जैसे सिंगापुर हो गया, ओमान हो गया, इनके साथ अरेंजमेंट करके अपनी प्रेजेंस इन देशों में इस्टेब्लिश करना चाहता है। इवन इंडिया इंडो पैसिफिक रीजन में क्वाड है, जैसे और कोई लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं, उनके साथ मिलकर काम करना चाहता है। लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट इंडिया ने साइन किए हैं फ्रांस के साथ, यूएसए के साथ। तो मतलब ये है, इंडिया भी चाइना का मुकाबला तो करना चाहता है, लेकिन चाइना जिस गति से आगे बढ़ रहा है ना फॉरेन मिलिट्री बेस इस्टेब्लिश करने में या फिर विभिन्न देशों के साथ पार्टनरशिप इस्टेब्लिश करने में ताकि कल को उनकी फैसिलिटी को यूज़ किया जा सके, इंडिया की स्पीड चाइना के मुकाबले में काफ़ी कम है। तो इस पर इंडिया को ध्यान देना होगा। फ्यूचर में ऐसा ना हो कि चाइना की जो प्रेजेंस है वो इंडिया को बिल्कुल घेर के खड़ी हो जाए और इंडिया जो है वो फिर प्रॉपर एक्शन ना ले सके अगर युद्ध की स्थिति डेवलप होती है। तो ये हमने पूरा इशू डिस्कस किया चाइना के बढ़ते मिलिट्री बेसिस से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो 4 धाम प्रोजेक्ट से संबंधित हैं। राइटर इसे हिमालयन ब्लंडर कहते हैं। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, इन चारों धामों तक एक्सेसिबिलिटी को आसान बनाने के लिए ये प्रोजेक्ट हैं। इस प्रोजेक्ट पर टोटल कॉस्ट आ रही है 12,000 करोड़ रुपए। 900 किलोमीटर के हिल रोड डेवलप किए जाएंगे इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काफ़ी एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। इसमें ऑल वेदर कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश की जाएगी इन चारों धामों तक। पहले सरकार का कहना था इससे जो तीर्थ यात्राएं हैं वो ज़्यादा होंगी, टूरिज्म इंक्रीज होगा उत्तराखंड में। अब सरकार ने इसे डिफेंस डायमेंशन से भी जोड़ दिया है कि इंडो चाइना बॉर्डर तक अच्छे रोड्स होना ज़रूरी हैं, क्योंकि ये चारों धाम जो हैं वो इंडिया चाइना बॉर्डर के नज़दीक हैं। जो अच्छे रोड होना ज़रूरी हैं ताकि आवश्यकता पड़ने पर जल्दी से इंडिया चाइना बॉर्डर पर पहुंचा जा सके। इसके पीछे रीज़न भी है, सरकार ने बाद में इस 4 धाम प्रोजेक्ट को डिफेंस डायमेंशन से क्यों जोड़ा। रीज़न देखो ये है, राइटर कहते हैं 2018 में ना एक एनजीओ ने केस डाला था कोर्ट में कि ये जो 4 धाम प्रोजेक्ट है ना इससे उत्तराखंड की जो इकोलॉजी है उसको बहुत नुकसान पहुंचेगा। उसका असर देखने को मिल भी रहा है। देखो उत्तराखंड में पहाड़ों के जो स्लोप्स हैं ना इस एरिया में वो 60 डिग्री एंगल पर है, काफ़ी स्टीप स्लोप है। जबकि लद्दाख में आप देखोगे पहाड़ों के जो स्लोप हैं वो 30 डिग्री पर हैं। वहाँ पर रोड काटना, रोड बनाना रिलेटिवली आसान है, लेकिन उत्तराखंड में रिलेटिवली मुश्किल है। तो जब इतने चौड़े चौड़े रोड बनेंगे तो देखो इकोलॉजी नष्ट होगी, लैंडस्लाइड्स ज़्यादा आएंगे। काफ़ी सारी आपदाएं जो हैं वो उत्तराखंड में आई भी हैं हाल फिलहाल में, जैसे
इसी साल के शुरुआत में धौलीगंगा, ऋषिगंगा और अलकनंदा रिवर्स में जो बाढ़ आई उसकी वजह से 200 लोगों की जान चली गई। तो इतने चौड़े चौड़े जब रोड बनाए जाएंगे तो इकोलॉजी और ज़्यादा खराब होगी। ये बात सरकार ने ध्यान ही नहीं दी। सरकार बेसिक जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट है वो करवाती, तब भी ये बातें सामने आ जाती। ये एक प्रोजेक्ट है जिसकी वजह से उत्तराखंड में जो लैंडस्लाइड्स की घटनाएं हैं वो ज़्यादा हो रही हैं। इस प्रोजेक्ट की वजह से लंबे लंबे समय तक रोड जो है वो बंद रहता है। ये सरकार ध्यान ही नहीं दे रही है। फिर देखो आर्टिकल में ना काफ़ी सारी ऐसी एक केस डिस्कस किया जाता है कि जब ये केस पहुंचा शुरू में सुप्रीम कोर्ट ने, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा रोड की जो कैरिज वे विड्थ है वो 5.5 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कैरिज वे मतलब वो रास्ता जहाँ पे व्हीकल्स बिना रोक टोक के, बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के चल सकते हैं रोड पर। अगर मान लो ये रोड है, यहाँ पर कुछ वो बैरिकेड्स वगैरह कुछ लगा दिए, तो मतलब ये जो जगह है ना बैरिकेड के साइड वाली, ये कैरिज वे विड्थ में नहीं काउंट होती है। रोड की कैरिज वे विड्थ मतलब वो विड्थ जहाँ पे व्हीकल्स जो हैं वो बिना ऑब्स्ट्रक्शन के चल सकते हैं। तो ये काफ़ी सारी माइन्यूट डिटेल्स हैं जो एग्जाम के लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। राइटर का मेन पॉइंट क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। राइटर कहना चाहते हैं, पहले देखो जब सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया ना कि कैरिज वे विड्थ जो है वो 5.5 मीटर से ज़्यादा नहीं हो सकती, तो ना रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री जो है ना वो डिफेंस मिनिस्ट्री को ले आई। डिफेंस मिनिस्ट्री ने सुप्रीम कोर्ट में जाके बोला हमें चौड़े रोड चाहिए ताकि हमारे जो व्हीकल्स हैं वो आसानी से मूव कर सकें। तो मतलब रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की नहीं चली, तो इसलिए डिफेंस मिनिस्ट्री को ले आई सेंट्रल गवर्नमेंट, ताकि सुप्रीम कोर्ट में डिफेंस का हवाला दिया जा सके कि रोड जो चौड़ा हम कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत उसकी आवश्यकता है। अब समझ में आ गया कि सरकार ने डिफेंस डायमेंशन से कैसे जोड़ा इस प्रोजेक्ट को। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में राइटर बोलते हैं, सरकार कहती है कि हम जब ये रोड बनाएंगे ना तो इसके नेगेटिव कंसिक्वेंसेस ना हो, उसको कम करने के लिए हम प्रयास करेंगे। राइटर इसके जवाब में कहते हैं कि मिटिगेशन सॉल्यूशन नहीं है। आप रोड बनाओगे तो लैंडस्लाइड्स आएंगे, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के कंसिक्वेंस है लैंडस्लाइड्स। तो प्रिवेंशन एंड रेगुलेशन ऑफ एक्टिविटीज ओनली इफेक्टिव वे है ये इंश्योर करने के लिए कि जो फ्रेजाइल माउंटेन्स हैं, कमजोर जो माउंटेन्स हैं, वो ज्यों के त्यों बरकरार रहें और लैंडस्लाइड, फ्लड्स जैसी घटनाएं ज़्यादा ना हों। लास्ट में राइटर बोलते हैं, देखो जो उत्तराखंड है ना वो गॉड्स का घर है। यहाँ पे आप इस प्रकार से अंधाधुंध कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ करोगे ना तो पहाड़ों की जो इरोजन रेट है वो इंक्रीज होगी। जो पहाड़ों से एकदम वेस्टिंग होती है ना, बड़े बड़े पत्थर वो नीचे आ जाते हैं। कई बार तो पूरी की पूरी जो पहाड़ों की सोइल है वही खिसक जाती है। ये ग्रेविटी के कारण होता है, और इसलिए होता है क्योंकि पहाड़ जो है वो काफ़ी कमज़ोर हो गए होते हैं कई सारे रीजन्स की वजह से, जैसे अर्थक्वेक या फिर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो भी हैं। तो पहाड़ से आपने देखा कि बड़ी बड़ी चट्टानें नीचे आ गई, इवन मिट्टी जो है वही खिसक गई। इसे कहते हैं मास वेस्टिंग। तो ये जो घटनाएं हैं वो ज़्यादा होंगी अगर इस प्रकार से अंधाधुंध कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ होंगी। तो सरकार को ये हिमालयन ब्लंडर नहीं करनी चाहिए और गॉड्स का जो अबोर्ड है उसे सुरक्षित रखना चाहिए। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।